ओके, फॉर आवर टुडे टॉपिक इज डोकर। पर डोकर से जाने से पहले मैं वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइजर के अकॉर्डिंग बात करूंगा। तो नॉर्मली हम सभी को पता है कि डोकर हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो मोस्टली CI/CD पाइपलाइन के लिए ये काफी बेनिफिशियल है। जो हमारी कॉन्टिन्यूसली डिप्लॉयमेंट जो होती है, फॉर एग्जांपल हमारी डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, अगर हम वही काम चाहते हैं कि टेस्टिंग टीम हमारे साथ जो हम काम कर रहे हैं रेगुलरली चेक करती रहे, तो जो भी हमारा जो कोड होता है वो सारा हम टेस्टिंग में इजीली चला जाता है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि अगर डेवलपर कोई डेवलपमेंट मशीन पे काम कर रहा है, तो अगर वो अपना कुछ भी कोड लिखता है, तो क्या होता था कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी या उसके सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबिलिटी की जो टेस्टिंग पे है उसके साथ मैच नहीं करती थी। तो जिस कारण क्या होता था कि डेवलपमेंट पे तो हमारी चीजें सही चलती थी, पर जैसे ही वो टेस्टिंग पे जाती थी तो वो चीजें सही हमारी नहीं चलती थी, और टेस्टिंग टीम बोलती थी कि इसमें इश्यूज हैं। तो इस तरह की चीजों को रिमूव करने के लिए और जो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट को काफी इजी करने के लिए, रेगुलर करने के लिए हम डॉकर का यूज करते हैं। पर अब हम उससे पहले देखेंगे वर्चुअलाइजेशन। तो मैंने सिंपली खुद अपने नोट लिखे लिखे हैं, राइटिंग खराब है। तो वर्चुअलाइजेशन, तो सबसे पहले देखेंगे वर्चुअलाइजेशन होती है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होती है कि सिंपली हम फिजिकल रिसोर्स को जब हम लॉजिकल रिसोर्सेज में क्रिएट करते हैं, तो वो हमारी वर्चुअलाइजेशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने वर्चुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने सर्वर्स को, डेस्कटॉप्स को, स्टोरेज डिवाइसेस को हम फिजिकल रिसोर्सेज से हम लॉजिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन जो होती है ये भी काफी टाइप्स की होती है। तो नॉर्मली मैंने कवर किया, जैसे हमारे पास हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन है, एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हार्डवेयर है, और इसी हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली हमारा जो वर्चुअलाइजेशन जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता था। तो उससे क्या होता था कि जो भी हमारी प्रोसेसर है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, वो क्या करती थी, इसको डिवाइड कर देते थे। फॉर एग्जांपल मैं चलूँ ले मान के चलूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोसेसर 6 कोर का प्रोसेसर है। तो वो क्या करेगा कि 6 कोर का जो भी प्रोसेसर होगा वो 2 कोर में इसको डिवाइड कर देगा। मेरे पास रैम है 6 GB की रैम है, सेम 2 GB और सेम 30 GB हार्ड डिस्क है, तो वो 10 GB में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था हमारा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। सेम इसी तरह था हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन भी सेम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ही है, बट इसमें क्या होता था कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्टली हार्डवेयर के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर था, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसेसर, मेमोरी और हार्ड डिस्क को हम वर्चुअलाइज कर रहे हैं, मतलब इसको डायरेक्टली लॉजिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा, उसके ऊपर हमारा वर्चुअलाइजेशन जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन होगा। और सेम सर्वर वर्चुअलाइजेशन भी वैसे ही होता है। उसके बाद हमारा आता है जैसे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूं कि मेरे पास 3 TB की हार्ड डिस्क है, 1 TB 1 TB 1 TB, मान लो कि ये 3 हार्ड डिस्क है, 1 TB 1 TB 1 TB। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों हार्ड डिस्क मेरी कंबाइन हो जाएं। तो इसको मैंने 3 TB की हार्ड डिस्क बना लिया, एज एन लॉजिकल कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको लॉजिकल कन्वर्ट कर दिया। ये अब 111 TB के हार्ड डिस्क डायरेक्टली यहाँ पे 3 TB की हार्ड डिस्क बन गई। और डायरेक्टली अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो जो भी मेरे वर्चुअल मशीन्स होंगी वो डायरेक्टली मेरा इस लॉजिकल डिस्क को चेक करेगी। और अगर मैं चाहूँ तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे अभी मैंने देखा, मैंने 1 TB को कंबाइन किया है। इस मैं 1 TB को मैं फर्दर भी मैं इसको भी डिवाइड कर सकती इसी में, जैसे हम करते हैं कि 512 GB के मैंने इसके यहाँ पे 2 लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट कर दिए और उसको मैंने अलोकेट कर दिया। तो इस तरह के कंसेप्ट थे वो, ये थे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के। तो अभी हमने देखा जैसे वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट कि मीन्स लॉजिकल फिजिकल चीजों को एज एन लॉजिकल चीजों में कन्वर्ट कर देना। तो इससे फायदा क्या हुआ कि इससे फायदा ये हुआ कि एक तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी, मान लो कि हमारे पास मल्टीपल मशीन्स थी, अभी हम एक ही मशीन पे 3 सिस्टम्स रन कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हमारा वो कम हुई। और जो हमारी स्पेस थी और जहाँ हमें 3 हार्डवेयर अलग रिक्वायरमेंट थी, वो चीजें हमारी यहाँ पे रिजोल्व हुई। तो इस तरह की चीजों को वर्चुअलाइजेशन ने आकर हमारा पूरा किया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हाइपरवाइजर। तो हाइपर जो हम
जो मैंने डिस्कस किया कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, तो सेम हाइपरवाइजर हमारा वो टूल है जो इस वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट को आके यहाँ पे फुलफिल करता है। तो हाइपरवाइजर जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी मशीन पर इंस्टॉल होता है, और जब आप इसे इंस्टॉल करते हो तो इससे क्या करते हो कि आप जो भी हम अपनी वर्चुअल मशीन्स जो भी क्रिएट करना है, उसको रन करना है, मैनेज करना है, तो वो सारी चीजें हमारी हाइपरवाइजर के थ्रू हमारी होती हैं। तो अभी ये जो हाइपरवाइजर है, तो ये भी हमारा दो तरह के हाइपरवाइजर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने डॉकर इंस्टॉल किया, तो जब जैसे ही हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे तो ये जो हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर होता है ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले, जैसे मैं मान लो जैसे भी मैंने वर्चुअलाइजेशन ही पढ़ाया, तो वर्चुअलाइजेशन जो होती है वो आपकी बायोस में, अगर आप जो बायोस होता है आपका, जो भी आपका कंप्यूटर होगा उसके बायोस में जाएंगे, तो वहां पे आपकी वर्चुअलाइजेशन आपकी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको अनेबल्ड डिसेबल्ड होती है। तो मान लो कि आपकी वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड है, तो बायोस में जाके आपको, अगर आपने हाइपरवाइजर को चलाना है तो आपको बायोस में जाके उसको अनेबल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने टास्क मैनेजर में गया, मैं टास्क मैनेजर में गया, तो आप परफॉर्मेंस पे जाओगे, तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो कि मेरी वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड है या नहीं। तो मान लो कि अगर आपकी वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड है, तो बायोस में जाके आप अपनी वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड कर लोगे, तो आपकी वर्चुअलाइजेशन आपके सिस्टम पर चलनी शुरू हो जाएगी। तो मेन उसके बाद अब हाइपरवाइजर की ही बातें हो रही थी। तो हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, तो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर ने हमारा वर्चुअलाइजेशन का कांसेप्ट ही फुलफिल किया। तो इसमें अभी हमारे दो तरह के हाइपरवाइजर यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वन टाइप 1 हाइपरवाइजर और सेकंड टाइप 2 हाइपरवाइजर। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्डवेयर ही है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 सीपीयू 8 कोर का एक सीपीयू प्रोसेसर का हार्डवेयर है, 30 जीबी और 15 जीबी रैम है। तो जो मेरा हाइपरवाइजर होगा टाइप 1 में, वो मेरा डायरेक्टली इंस्टॉल्ड होगा, जो मेरी डायरेक्टली इसी मशीन के ऊपर, मेरा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें क्या होता है कि वो जो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर ही हमारा हाइपरवाइजर होता है। तो ये हाइपरवाइजर आपका सॉफ्टवेयर है, मीन्स कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे कि एवीएम माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी या वीएमवेयर का, आप कोई भी हाइपरवाइजर यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो उस हाइपरवाइजर के ऊपर आप अपने जितने भी आप वर्चुअल मशीन्स होंगे, आप वो वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विंडो कर दिया, उबंटू कर दिया, मैक कर दिया, तो ये सारी हाइपरवाइजर्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी मशीन्स को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये था टाइप 1 हाइपरवाइजर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपका इसमें ही चल पड़ेगा। तो इसमें एक चीज और थी। ये तो अ, डेडिकेटेड सर्वर हमने बना दिया जिस पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल है, उसके ऊपर हमने वर्चुअल वीएम्स हमने क्रिएट कर दिए, जी राइट? जी सर, जैसे जी जी। जैसे VMware सर्वर होता है। हाँ, हाँ सर, आपकी ना मशीन होगी, फॉर एग्जांपल आपने आपकी हाँ, जो भी ये मशीन, हाँ जी। मैं समझ गया। तो ठीक। उसके ऊपर अभी आपको जैसे अभी पर्सनली जैसे करना है आपको यूज, तो जैसे हम क्या करते हैं, हम टाइप 2 हाइपरवाइजर यूज करते हैं। तो टाइप 2 हाइपरवाइजर में क्या होता है, आपका हार्डवेयर होता है सेम जैसे यहाँ पे था, सेम कॉन्फ़िगरेशन लगा लो। उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, देन उसके ऊपर सेम आपका हाइपरवाइजर इंस्टॉल होता है। और उस हाइपरवाइजर के बाद आप जो भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सेम आप विंडोज उबंटू मैक आप करना चाहते हो यहाँ पे, वो आप यहाँ पे करोगे। इसमें बस एक ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे लेयर आ गई। अब इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल कि मान लो कि या 1 मिनट हरीश, जी, जी सर। ये टाइप 1 हाइपरवाइजर जो है उसका ओएस क्या होता है? सर उसका ओएस नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट आपके जो बाय डिफॉल्ट जैसे हमारी मशीन्स होती हैं, तो हमारे मशीन पे भी एक सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे मैंने बोला कि वर्चुअलाइजेशन अनेबल्ड थी, बायोस होती थी। तो जो मैंने पढ़ा, तो वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर ही वो इंस्टॉल होता होगा। तो उस पे लॉगिन कैसे करते हैं? मतलब इंटरफेस क्या होता है? लाइनक्स क्या होता है? विंडोज का होता है? क्या होता है उस टाइप 1 अ, हाइपरवाइजर पे? सर ये मैंने चेक नहीं किया, बट मेरे अकॉर्डिंग जो भी आपका हाइपरवाइजर होगा, जैसे कुछ भी जैसे वीएमवेयर का या केवीएम का, तो वो वही आई थिंक यहाँ पे कुछ इंस्टॉल होता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे काम कर सकते हो। हम्म। हम्म, ये इतना डीप में नहीं गया इसमें। अ, ओके। और अ, और मतलब जैसे मैंने बोला कि ये काफ़ी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मतलब वो यूज़ करती हैं। तो उसका फ़ायदा क्या था कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मान लो कि हार्डवेयर मेरा 8 सीपीयू है। कल को मैं यहाँ पे मैं 16 सीपीयू कर सकता हूँ, 60 टीबी कर सकता हूँ। तो वो डायरेक्टली जो मेरा हाइपरवाइज़र होगा, क्योंकि मेरा डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर ही इंस्टॉल्ड है,
तो ये डायरेक्टली मेरा यहाँ से असेस कर लेगा। बट इसमें क्या होता है कि जो मेरा हाइपरवाइजर है वो डायरेक्टली मेरा हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको एक मिडलवेयर यहाँ पे मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सारी चीजें मैनेज करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये यहाँ पे ये चीजें थी इस हाइपरवाइजर में। तो अब जो मेरा हाइपरवाइजर्स भी मेरा मान लो कि इंस्टॉल हो गया और मेरा वर्चुअल मशीन्स भी हो गया। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हम डेवलपमेंट सिस्टम पे हैं और टेस्टिंग सिस्टम में हैं। तो अगर आपने डेवलपमेंट सिस्टम में काम किया और सेम टेस्टिंग टीम आपका वही काम देखना चाहती है, तो नॉर्मली क्या होता है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे मेरा डेवलपमेंट टीम ने यहाँ पे काम किया और उसने क्या किया, मान लो कि मैंने वीएमवेयर पे था, मैंने यहाँ पे मान लो काम किया। तो अगर टेस्टिंग टीम चाहती है कि वो चेंजेस देखना, तो इसमें क्या कर सकते थे कि हम सेम आप इसी की इमेज को आप टेस्टिंग टीम को दे सकते थे। तो वो टेस्टिंग टीम चाहे तो वो ये यूज कर सकती थी कि मतलब आप बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन नहीं चल रही, तो आप पूरा पूरा वीएम की इमेज बना के आप उसको दे सकते थे। पर यहाँ पे कुछ नुकसान थे जो डॉकर ने आके फुलफिल किए। तो वो क्या चीजें थी, जैसे कि अगर मान लो कि मैं अगर कोई भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, तो नॉर्मली क्या है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मान लो कि मेरा विजुअल स्टूडियो या SQL सर्वर के मैंने लाइसेंस इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए परचेज किए हुए हैं। तो अगर आप डायरेक्टली अलग अलग VMs क्रिएट करते हो, वर्चुअल मशीन्स बनाते हो, तो आपको सेम अलग अलग वर्चुअल मशीन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी और जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा उसकी अलग अलग आपको परचेज करनी होंगे। इस सॉफ्टवेयर की परचेजिंग अलग है, इस जो बाकी सॉफ्टवेयर होंगे उसके लिए आपको अलग अलग परचेज करना होगा। ये एक यहाँ पे खामी थी और एक वो चीज थी कि मान लो कि अगर मैं इस इमेज को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ फॉर डेवलपमेंट टू टेस्टिंग टीम, तो ये काफी हैवी वेट होती थी। फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि विंडो 10 है मेरे पास, ये विंडो 11 है, तो मेरी 10-12 जीबी के पास ये चली जाएगी। तो मैं 10-12 जीबी किसी को ट्रांसफर करूंगा और आगे टेस्टिंग टीम वो चलाएगी, तो वो काफी टाइम लेगी। और कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात करें तो ये चीज हम बार बार शेयर इजिली नहीं कर सकते। तो तो ये एक चीज थी प्लस एडिशन एडिशन जी कि मान जिसके लिया कारण मान लिया कि जैसे इस गेस्ट ओएस में या गेस्ट वीएम में हमने कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए हैं, फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल जी किया जी हुआ है या SQL सर्वर भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब हम इसका इमेज बनाते हैं तो पूरी की पूरी मशीन का पूरे एनवायरनमेंट का इमेज बन जाता है, नॉट स्पेसिफिक टू योर कोड। ठीक है, तो वो जी भी जी एक सब एडिशनल हाँ ड्रॉबैक है कि सब कुछ आपका इमेज एज ए इमेज एक नई मशीन आप क्रिएट कर रहे हो और वो दे रहे हो आपको क्यूए को, जो कि क्यूए यूज भी नहीं करेगा। क्यूए ने तो सिर्फ वही यूज करना है ना जो उसको टेस्ट करना है। बट इस मेथड से आप सब कुछ उसको दे रहे हो, पूरी का पूरा इन्वायरमेंट दे रहे हो जो मे बी यूज भी ना हो, जो टेस्टिंग जी के लिए यूज जी सर, करना है। और आप इसको कंटिन्यूस में ला भी नहीं सकते। हम्म, आपने एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, मतलब बार बार इमेज बना के देना, तो वो सही भी नहीं होगा। हम्म, एंड इसके बाद और था, और एक चीज और थी कि इसमें क्या था, एक चीज इसमें खासियत भी है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि आपको एक ही आप एप्लीकेशन, मतलब जो डॉकर में आप नहीं कर सकते, तो मान लो कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, आप चाहते हो कि मैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सेम वही उसकी टेस्टिंग करना चाहते हो, तब उसके लिए आपका ये VMware आपके यूज हो सकते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन को विंडोज में चला के देखा सही चल रही है, बंतु में चला के देखा सही चल रही है, मैक में चला के देखा चल रही है। तो आपको अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। तो वहां पे ये बेनिफिशियल है। और एक चीज और थी कि जैसे हम देखते हैं, अगर आप वर्चुअल मशीन्स बनाते हो तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगी। मान लो कि आपकी ये वर्चुअल मशीन थी, ये किसी ने हैक कर ली, अगर मान लो कि ये वर्चुअल मशीन किसी ने हैक कर ली, तो डायरेक्टली वो आपकी बंतु और मैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका सेम किसी ने हाइपरवाइजर या ऑपरेटिंग सिस्टम हैक कर लिया, तो वो आपका डोकर पे भी पड़ सकता है फर्क और आपका इस पे भी फर्क पड़ेगा, वो सेम है दोनों के लिए। एंड उसके बाद हम बात करते हैं अ, उसके बाद मेनली हम डोकर पे ही जाते हैं। तो उसके बाद तो डोकर तो इसमें जैसे मैंने बताया कि ये हैवी वेट्स थी, इजी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। तो इस चीजों को रिमूव करने के लिए, इस कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो डोकर का कंसेप्ट यूज हुआ। तो डोकर में क्या आता, अभी मैं डोकर के आर्किटेक्चर में ही बात करूंगा। तो डोकर में भी सेम जैसे हमने वहां पे
सेम मान लो, तो अगर आप हाइपर-वी चाहते हो तो मीन्स आप यहाँ पे भी हाइपर-वी टूल्स एंड फीचर्स एंड रोल्स में जाके मीन्स आप हाइपर-वी यहाँ से भी कर सकते हो इंस्टॉल। अगर आप डॉकर इंस्टॉल करोगे तो वो वहाँ से भी हो जाएगा। अभी हम जैसे यहाँ पे आते हैं, तो अभी हम डॉकर इंजन में आते हैं। तो जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऊपर हाइपरवाइज़र था और उसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन्स बना बना रहे थे। तो अगर हम डॉकर देखें तो डॉकर के ऊपर भी हमारा हाइपरवाइज़र की तरह ही है, बट इसे हम डॉकर इंजन बोलते हैं। और इस डॉकर के ऊपर हम पहले जब जैसे हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स बनाते थे, तो यहाँ पे हम कंटेनर को ही वर्चुअल मशीन बोल रहे हैं। तो मीन्स हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अपना डॉकर इंजन आप इंस्टॉल करोगे और उस डॉकर इंजन के ऊपर आप अपने कंटेनर्स बनाओगे और इसी कंटेनर्स को हम अपना यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं। तो जब भी आप डॉकर फॉर विंडोज़ इंस्टॉल करोगे तो ये अपने आप हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो बात करते हैं डॉकर की। तो 2013 में मार्च में सोलोमन हाइक्स ने डॉकर को एक टेक टॉक में इंट्रोड्यूस किया, जो कि गो लैंग्वेज में डॉकर को बनाया गया था, जिसका मेन मोटिव यही था कि डेवलप, क्रिएट एंड रन योर एप्लीकेशन एनीवेयर। इट मीन्स आप कुछ भी क्रिएट करें, उसको शिप करें और जहाँ पे भी आप चाहते हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म में चाहते हैं, आप वहाँ पे जाके इसको रन कर लें ईज़िली। तो इस तरह की चीज़ों को के लिए हमारा कंटेनर्स यूज़ किया गया और जिसने सीआई/सीडी को जो हम जैसे कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसेस था, उसको ईज़ी कर दिया और टेक टीम और ऑपरेशन टीम, डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम जो आप डेवऑप्स बोलते हैं, उसको आपस में कनेक्टेड कर दिया। तो इस चीज़ों को यूज़ करके क्या हुआ कि हमारा मतलब हमने शिप कर दिया वहाँ पे। अब टेस्टिंग टीम चा अब डेवलपमेंट टीम ने जो भी काम किया होगा, टेस्टिंग टीम को उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। मीन्स वो ईज़िली देख सकते हैं। जो डेवलपमेंट टीम पे जो चीज़ें चल रही होंगी, सेम वही हमारी टेस्टिंग टीम के पास भी चलेंगी। एंड और जैसे मैं बात कर रहा हूँ कंटेनर की, तो कंटेनर जैसे डोकर की बात कर रहा हूँ, तो डोकर में क्या होता है कि मीन्स एक ये कंटेनर्स जो बनते हैं मीन्स एक पैकेज ही होता है। तो जैसे क्या पैकेज में क्या होता है कि जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, चाहिए होंगी उस कोड के लिए, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी रिसोर्सेज़ चाहिए होंगी, वो उसमें पैक हो जाएँगे और एज़ एन कंटेनर की जगह वो टेस्टिंग टीम के पास चलेंगे। तो अभी बात जैसे सिंपली करते हैं, यहाँ पे मैंने डॉकर किया। तो मान लो कि मैंने डॉकर फॉर विंडो इंस्टॉल करी है। मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप डॉकर फॉर विंडो इंस्टॉल करोगे, इसमें क्या होगा, जैसे आप डॉकर फॉर विंडो इंस्टॉल करोगे, तो इसमें हम विंडोज़ के अकॉर्डिंग भी हम अपने कंटेनर्स बना सकते हैं। डॉकर फॉर विंडोज़ में विंडोज़ के कंटेनर भी बना सकते हैं और लाइनक्स के कंटेनर्स भी बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो हाइपरवाइज़र था, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ी। जब हम लाइनक्स को यूज़ करते हैं, तो ये अगर आप ये देखो, ये हाइपर-वी है, ये मेरा हाइपर-वी मैनेजर है। अगर आप जैसे आप डॉकर फॉर विंडोज़ इंस्टॉल करोगे, अगर आप हाइपर-वी पे जाओगे ये, तो आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके मशीन में एक लाइनक्स वर्चुअल मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये एक हाइपर-वे के अकॉर्डिंग हमारे डॉकर ने हमारे विंडोज़ सिस्टम पे एक एक लाइनक्स मशीन चला दी, जिसपे हम अपने अगर कुछ भी अपने लाइनक्स के कुछ भी कंटेनर्स बनाने हैं, लाइनक्स का कुछ भी काम करना है, यूबंतु इंस्टॉल करना है या कुछ भी सेंटोस कुछ भी, तो आप यहाँ पे वो सारे काम कर सकते हो। तो अगर आप लाइनक्स पे काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका ये यूज़फुल होगा। इसमें मोबी लाइनक्स करके एक वर्चुअल मशीन बन जाती है। तो अगर आप डॉकर फॉर विंडोज़ कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली वहीं से यूज़ करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट बात जैसे करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जैसे डॉकर्स पढ़ लिया और मैंने वर्चुअल मशीन्स, हाइपरवाइज़र पढ़ लिया, तो अ, ये सारा पढ़ लिया मैंने। तो अभी एक चीज़ और थी, सेम वही मैंने लिखा हुआ है कि डॉकर मशीन्स आपकी हैवी हैं, वर्चुअल मशीन्स आपकी लाइट वेटेड होती हैं एंड डॉकर कंटेनर्स को आप ईज़िली किसी भी कर्नल पे ईज़िली चला सकते हो। अ, और सिंपली नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब मैं बात कर रहा हूँ, मान लो कि ये मेरे पास वर्चुअल मशीन थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्चुअल मशीन और डॉकर की ही बात कर रहा हूँ। तो वर्चुअल मशीन में एक और चीज़ क्या थी कि मान लो कि मैंने 2 यहाँ पे वर्चुअल मशीन बनाई, ऐप 1 वर्चुअल मशीन एंड ऐप 2 वर्चुअल मशीन। ऐप 1 को मैंने 7 जीबी मैंने मान लो कि रैम दे दी, हार्ड डिस्क दे दी। यहाँ पे मैंने सेकंड ऐप 2 को मैंने 5 जीबी रैम दे दी, 5 जीबी हार्ड डिस्क दे दी। तो मान लो कि इसके पास कुछ भी प्रोसेस ये कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे
4 GB ही अलोकेट इसको 4 GB ही इसको प्रोसेसेस के लिए ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, जो 3 GB थी वो उसकी फ्री है, और इसमें अगर मैं चेक करूँ मेनली 4 GB है और 1 GB है, इसमें 1 GB हमारी वेस्ट है। इसमें 4 GB हार्ड डिस्क यूज कर रहा है मान लो, और 4 GB ही रैम कर रहा है। इसको अलोकेट 5 GB रैम है और 5 GB हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पे जो 1 GB है वो मेरी वेस्टेड है। तो मान लो कि अगर मेरे पास कोई प्रोसेस आ जाता है जिसको मेरे के लिए मुझे 6 GB या 8 GB की रैम चाहिए, तो ये जो वर्चुअल मशीन होगी ये वो टास्क को प्रोसेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए ज्यादा रैम की जरूरत थी। और जो बाकी रैम जैसे जो वेस्ट हुई है, वो ये वर्चुअल मशीन या ये वर्चुअल मशीन में आपस में शेयरिंग नहीं होती। तो ये इसका डिसएडवांटेज था कि जो रिसोर्सिस थे जो हमारे, एक वो भी हमारी वर्चुअल मशीन में वेस्ट हो रहे थे। तो अगर सेम हमारा हमने डोकर इंस्टॉल किया, तो डोकर इंस्टॉल करने से क्या हुआ कि डोकर को अगर मान लो कि 7 GB की मैंने सेम 7 GB की रैम और हार्ड डिस्क दे दी मैंने अपने एक कंटेनर को, और दूसरे कंटेनर को मैंने 5 GB रैम और 5 GB मान लो हार्ड डिस्क वो यूज कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी आपकी वेस्टेड जो रिसोर्स थे वो एज एन यहाँ पे अनयूज्ड आ गए। तो मान लो कि यहाँ पे इसको 5 GB है, तो इसको अगर 7 GB का कोई प्रोसेस परफॉर्म करना है तो वो इजिली यहाँ से कर सकता है। तो मेनली यहाँ पे अनयूज मेमोरी को भी जो बाकी वर्चुअल मशीन्स होगी वो यूज कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि ये जो अ, मेरा जो मेरा डोकर है वो क्या करेगा, वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेज होंगे उसको वो डायरेक्टली ले रहा है। उसको मैं अलोकेट नहीं कर रहा कि हाँ भी मैंने 5 GB इसको दे दिए, 5 GB मैंने इसको दे दिए। वो आप मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चेक करेगा, जितने रिसोर्सेज उसको चाहिए होंगे वो मेरे डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से उठा लेगा, और जितने काम होगा वो कर लेगा। जो भी मेरे अनयूज रिसोर्सेज होंगे वो मेरा जो बाकी जो मेरा डोकर कंटेनर होगा वो उसको यूज करेगा। तो ये भी काफी इसका बेनिफिट था। आगे अभी जैसे हमने डोकर पढ़ा, तो फॉर एग्जांपल मैंने डोकर तो बता ही दिया, तो आगे हम क्या देख करेंगे कि इस डोकर का आर्किटेक्चर क्या होता है, डोकर किस तरह से काम करता है, क्या-क्या चीजें इसमें होती हैं। तो ये मोस्टली ये इसको हम इकोसिस्टम कंपोनेंट आर्किटेक्चर कह सकते हैं। तो इसमें डोकर क्लाइंट होता है, डोकर डेमन जिसको डोकर इंजन भी बोलते हैं, डोकर हब, डोकर इमेजेस, डोकर कंपोज, वॉल्यूम्स और नेटवर्क। हम ये सारे कंसेप्ट्स को अब हम इस डोकर में चेक करेंगे। तो तो ये मैंने पहले ही बात की थी कि फॉर एग्जांपल मैं चेक देख रहा हूँ कि अगर हम डोकर लाइनक्स पे चलाते हैं, तो मैंने यहाँ पे यूबंतु सेंटोस जैसे देखा है। तो जो यूबंतु या सेंटोस लाइनक्स पे चल रहे हैं वो देखिए आप 73 MB 215 MB, तो ये काफी लाइट वेटेड है। अगर हम लाइनक्स कंटेनर्स की बात करें, ये बिल्कुल काफी ज्यादा लाइट वेटेड है। और यही अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, तो जो मेरा सबसे नैनो सर्वर यहाँ पे आता है, अगर आप नैनो सर्वर के कंटेनर बनाओगे, इस नैनो सर्वर इमेज मतलब ये इमेज ही है, ये इमेज यूबंतु सेंटोस, ये नैनो सर्वर की इमेज। नैनो सर्वर में आपका विंडोज, आपका IIS, ASP.NET, NGINX, ये सारा इसमें ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इंक्लूडेड होता है। तो अगर इसकी इमेज भी देखो तो ये 1.60 GB की है। तो आपको अगर आप कोई भी कंटेनर बना रहे हो, तो मीन्स आप देख सकते हो कि वो मेनली 1.16 GB तो आपके विंडोज के लिए लेगा ही लेगा। और वही आप लाइनक्स की बात करो तो वो एमबीज में यूज कर रहे हैं। तो इस कारण अगर हम बात करें तो लाइनक्स काफी लाइट वेटेड है। वही अगर विंडोज कंटेनर्स की बात करें तो विंडोज कंटेनर्स आपके हैवी वेट है। और एक चीज और थी मेरे कुछ डाउट से, जैसे अगर मान लो कि आप लाइनक्स पे हो, आप लाइनक्स पे बोल रहे हो कि मैं विंडोज कंटेनर चलाना चाहता हूं, तो वो आपका नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी आपका जो भी डॉकर चलेगा वो क्या करेगा कि अगर जैसे डोकर मान लो चलेगा, वो क्या करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो उसके रिसोर्सेज होंगे, जो बेस रिसोर्सेज होंगे, अगर मैंने मान लो कि मैंने यूबंटू यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो यूबंटू के लिए वो 75 MB ले रहा है। तो 75 MBs तो वो ले ही रहा है, मतलब कंटेनर ले रहा है। जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो डायरेक्टली इस ऑपरेटिंग सिस्टम से वो गेट कर रहा है। और सेम अगर मैं विंडोज बोलूँ, तो विंडोज मेरी अगर 1 पॉइंट जो भी जीबी ले रही है, 1.16 GB ले रही है, तो बाकी रिसोर्सेज होंगे वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम से ले रहा है। तो जो भी आपकी जो भी मेन हो बेस होस्ट होगा, उसको भी आपका कंटेनर यूज करता है। जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो उसके रिसोर्सेज उसको चाहिए होंगे वो यहाँ से यूज करेगा। इसी कारण लाइनक्स का कम है और विंडोज का ज्यादा है। एंड ये डिफरेंस था। उसके बाद मैं
उसका जो मैं बात कर रहा था कि लाइनक्स पे हम नहीं चला सकते विंडोज को, और अगर आप बोलो कि मैं विंडोज पे मैं लाइनक्स की चला लूं, तो वो भी आपका नहीं है, क्योंकि आपका जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है। इस कारण हम बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो भी उसका सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हम वही चला सकते हैं। तो विंडोज में हमारे लिए, जैसे हम बोलते हैं कि हम विंडोज में लाइनक्स भी चला सकते हैं, विंडोज भी चला सकते हैं, तो वो उसका कर्नल डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं डोकर फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर की, जब हम डोकर फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन है कि आप एक ही टाइम पे या तो लाइनक्स के कंटेनर बना सकते हो, या फिर एक ही टाइम पे आप विंडोज के कंटेनर बना सकते हो। आप एक टाइम पे दोनों कंटेनर्स रन नहीं कर सकते। तो ये वहां पे डिफरेंसेस थे। और अब हम डॉकर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो डॉकर आर्किटेक्चर में ये कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर है। इसमें क्लाइंट है, डॉकर होस्ट है एंड रजिस्ट्री है। तो मैं बात करूं तो डॉकर क्लाइंट की, तो डॉकर क्लाइंट में मैं पहले बात करूंगा डॉकर क्लाइंट की। तो डॉकर क्लाइंट मान लो कि जैसे हमारा CLI ही है, तो जब हम डॉकर क्लाइंट को यूज करेंगे तो जो भी कमांड्स हम चाहते हैं कि जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट करे हमारा डॉकर होस्ट के साथ, तो वो हमारा डॉकर क्लाइंट होता है। तो इस डॉकर क्लाइंट के थ्रू हम कुछ भी जैसे कमांड्स देते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रन करना है, बिल्ड करना है, पुल करना है, तो ये सारी कमांड्स यहाँ से मेरे डॉकर होस्ट के पास में जाएंगी। तो यहाँ पे आपके जो भी आपके ऑपरेशंस होंगे वो यहाँ पे आके मेरे फुलफिल होंगे। तो डॉकर क्लाइंट्स मीन्स सिंपली आपकी CLI है, जिसमें आप अपनी कमांड्स देते हो, वो कमांड्स आपकी डॉकर होस्ट के पास जाती है, और डॉकर होस्ट आपका नेक्स्ट जो भी ऑपरेशंस होंगे वो आपके फुलफिल करता है। ये मेरा डॉकर क्लाइंट होता है। उसके बाद इसमें मैं मान लो कि कुछ भी, जैसे अगर आप इस पे देखो, तो फॉर एग्जांपल कि मैं मान लो कि यहाँ पे डॉकर रन की कमांड दे रहा हूँ। तो डॉकर रन क्या करता है कि डॉकर रन करता है कि जो भी आपकी इमेज होती है उसको वो कंटेनर्स में बना देता है। तो सिंपली आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि डॉकर रन की मैंने कमांड चलाई, उसने डॉकर डेमन पे आया, और यहाँ पे जो भी उसके पास इमेज थी, मतलब उसको एज एन कंटेनर में यहाँ पे एज एन कंटेनर बना दिया, इमेज को कंटेनर में कर दिया। तो इस तरह की कमांड्स को डॉकर क्लाइंट आपका यूज करता है। उसके बाद आता है हमारा डॉकर डेमन। डॉकर डेमन आपका, डॉकर डेमन भी हम बोलते हैं और डॉकर इंजन भी बोलते हैं, नॉर्मली हम डॉकर डेमन ही बोलते हैं। तो जो भी आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं डॉकर के, वो सारे हमारे डॉकर डेमन में ही हो रहे हैं। डॉकर डेमन ही जो इसका मेन ब्रेन है, जो उसके पीछे सारे जो भी टास्क हैं, जो ऑपरेशंस है, वो हमारे परफॉर्म करता है। यही है जो आपकी इमेजेस, हमारे कंटेनर, नेटवर्क, स्टोरेज, वॉल्यूम्स, इन सबको ये मैनेज करता है। तो जो भी रिक्वेस्ट जाएंगी वो सारी आपकी डॉकर डेमन के थ्रू ही जाएंगी। जैसे मैंने लास्ट बताया, ऐसे डॉकर डेमन में हम डॉकर क्लाइंट में हम कमांड्स देते थे, आप सिंपली रेस्ट एपीआईज के थ्रू भी हम डॉकर डेमन को अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और ये डॉकर डेमन कॉन्स्टेंटली जो भी हमारी कमांड्स आएंगी उसको लिसन करता रहता है कि कोई कमांड आई है, अगर आई है तो उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारा आपका मीन्स ये हमारा डॉकर डेमन है, जो भी मेरा ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, इमेजेस कंटेनर बनाने हैं, उसको मैनेज करना है, वो सारा मेरा काम डॉकर डेमन है, और यही मेरा ब्रेन है इस सारे डॉकर के पीछे। उसके बाद मैं आता हूँ डॉकर हब पे। डॉकर हब जो डॉकर हब भी बोल सकते हैं, डॉकर रजिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो डॉकर हब हमारा सेम गिटहब की तरह ही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डॉकर हब है। तो जिस तरह से हम गिटहब पे अपनी कुछ भी प्रोजेक्ट्स अपलोड करते थे, जो भी सारी हमारी इमेजेस, जो मैंने बोला यूबंटू, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी हमारी इमेजेस होंगी वो सारी हमारी डॉकर हब पे पड़ी होती हैं। तो आपको कोई भी इमेज चाहिए वो आप डॉकर हब से डायरेक्टली आप गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी डॉकर हब या डॉकर रजिस्ट्री में दो तरह की, सेम गिटहब की तरह पब्लिक और प्राइवेट डॉकर हब होते हैं। तो पब्लिक में आप जो भी आपकी इमेजेस होंगी वो आपकी पब्लिक, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। जो प्राइवेट होंगी इमेजेस वो आप प्राइवेटली, आपको लॉगिन पासवर्ड करना पड़ेगा, फिर वो आपकी इंस्टॉल होगी। तो डॉकर हब में ये होता है, मीन्स कि आप जो भी इमेजेस होंगी वो आप अपनी पब्लिक नेटवर्क पे आप रख सकते हो, और प्राइवेट भी रख सकते हो। तो सेम कमांड ही है, मीन्स जो अगर आपकी डॉकर हब पे कुछ भी आपने पुश करना है, तो वो पुश आपकी इमेजेस जो होंगी सर्वर पे चली जाएंगी, आप पुल करोगे, सर्वर से आप गेट करके लाना है तो पुल कमांड। अगर उस इमेज से आपको कंटेनर क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं डॉकर रन कमांड यूज करूंगा। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो मैं डॉकर हब के लिए यूज करूंगा। उसके बाद सेम मैं डॉकर इमेजेस की बात कर रहा हूँ।
तो जो भी मैंने बताया कि ये मेरी डॉकर इमेजेस हैं, तो ये जो मेरी डॉकर इमेजेस हैं ये मेरी रीड ओनली फाइल्स होती है, मींस एक ही फाइल लगा लो। तो इस फाइल को मैं गेट करूंगा और इसके अकॉर्डिंग ही मैं जो मेरा कंटेनर्स होंगे वो मेरे बनेंगे। अब ये डॉकर इमेज फाइल जो मेरी होगी इसको मैं मींस 3 तरह से कर सकता हूँ क्रिएट। मैंने मान लो कि कंटेनर बनाने हैं, तो मैं मैंने डॉकर हब से मैंने इमेज ली और उसके थ्रू मैंने कंटेनर बना दिए। सेकंड मैंने किया कि मैंने चाहता हूँ कि जो मेरी इमेज मेरी हो, मैं डॉकर फाइल से क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो मैंने इमेज मान लो कि डॉकर फाइल मान लो। एक मिनट, ये मेरी डॉकर फाइल। अगर मैं चाहता हूँ मैं डॉकर हब से ना लेके मैं डॉकर फाइल, ये इस तरह की आप एक डॉकर फाइल बनाओगे, मींस आप इसमें फ्रॉम में आप अपना जो भी बेस इमेज है इसमें आप अल्पाइन लिखो, आप यूबंटू, आप विंडोज का नैनो सर्वर कुछ भी आप यूज करके आप जो बाकी मींस लेबल क्या रन क्या जब डॉकर रन होगा वो क्या क्या चीजें परफॉर्म करें, तो आप इस तरह से कुछ कमांड्स देके डॉकर फाइल में आप इसको भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो और ये फाइल आपकी डायरेक्टली आपका कंटेनर बना देगी। जैसे हम इमेज से ये फाइल आपकी इमेज बनाएगी और उस इमेज से आप अपना कंटेनर को डॉकर रन कमांड के थ्रू अपना कंटेनर बना सकते हो। एंड तीसरा आप कर सकते हो, आप कंटेनर, अब मान लो कि आपने कंटेनर बना लिया, उसमें आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर दिए हैं, तो आप उस कंटेनर को भी आप इमेज बना सकते हो। तो मेरे पास मैंने किया नहीं वैसे, बट यहाँ पे डॉकर कमिट एक कमांड है। तो डॉकर कमिट क्या कर रही है कि जो भी मेरा कंटेनर, जो भी मेरी इमेज है, मैंने इसमें मान लो काम किया, तो उस इमेजेस को मैं अपना फिर यहाँ से उसको मैं फिर से मैं कंटेनर बनाने के लिए उसको मैं इमेज बना सकता हूँ और उस इमेज को मैं फिर से रन करके अपना उस इमेज को मैं अपना पब्लिकली या कहीं पे भी पुश कर सकता हूँ और फिर उसको मैं गेट करके टेस्टिंग टीम उस इमेज को चला सकती है। तो मींस इन 3 तरह से आप जो डॉकर फाइल होगी आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ डॉकर कंपोज पे। जो मान लो कि मेरे पास, अब मैं बोल एक रहा हूँ कि मिनट मैं, हरीश। जी हाँ जी, अभी तक कोई क्वेश्चन है नहीं आया किसी को? मैंने काफी फास्ट भी बोला तो शायद समझ में आया या नहीं? मुझे लगेगा सब अपना काम कर रहे हैं। बट हरीश एक बार सर ऐसा कुछ सुनेंगे दोबारा हरीश, तो ये सब आप इसको ऐसा ही एक्सप्लेन कर रहे हो या प्रैक्टिकली आप दिखाओगे भी कहीं पे या कोई मशीन सर के सर साथ सर कनेक्ट सर करके? नेक्स्ट लैब ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक। हाँ, हाँ, वो प्रैक्टिकली जब करेंगे ना तो ये सारा क्लियर होगा। बट ये मीन्स नहीं, कि कई एक चीजें तो पता है बट हाँ, वो ज्यादा सेंस बनता है कि प्रैक्टिकली उसको चला के देखें और दिखाएं, तब मीन्स ज्यादा क्लियर मतलब होगा। पहले जो मेरा मेन मोटिव यही था कि जो थ्योरी में जैसे होता है कि वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें, जैसे मेरे को आर्किटेक्चर है तो मैं ओके ओके। आर्किटेक्चर को मैं उसमें प्रैक्टिकली वहां पे नहीं दिखा सकता कि किस तरह से काम कर रहा है। तो अभी मैं फर्स्ट यहाँ पे सिर्फ आर्किटेक्चर ही दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि वो काम किस तरह से करता है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, आपको कब जरूरत है वो उस डॉकर की, आपको कब यूज करना है, आप वीएम कब यूज कर सकते हो, हाइपरवाइजर क्यों चाहिए। तो आई थिंक प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें लास्ट हमारी नहीं हुई थी रिजोल्व, वो तो आशीष ने भी करके बताया था वैसे लास्ट प्रैक्टिकल। हम्म। तो इसलिए था कि मेरे पर्सनली भी कुछ थ्योरेटिकल चीजें थी वो मेरी कवर नहीं हुई थी। मुझको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है हरीश, अब में भी आप प्रैक्टिकल करके देख भी रहे होंगे अपने मशीन पे, आपके लोकल मशीन में मेमोरी कितनी है? क्योंकि मेरी मशीन बैठ जाती है जब भी मैं डॉकर डॉकर इंस्टॉल करता हूँ। तो मुझे ये तो बताइए आपकी अभी कितनी मैं मेमोरी? अभी मैं तभी तो सर मैंने बोला कि आप विंडोज इमेजेस यूज कर रहे होंगे तो मैं हाँ चाहूंगा कि वो हाँ लाइनक्स इमेजेस ही आप यूज करो, क्योंकि विंडो हम्म, इमेजेस का साइज काफी ज्यादा बड़ा था। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 16 GB 32 GB तक भी मतलब काफी मतलब बैठ जाता सिस्टम, मतलब मैंने देखा है। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की कोई दिक्कत? वो सर मैं अब अभी करूंगा तो नेक्स्ट में प्रैक्टिकल में अच्छा, बताऊंगा। ओके ओके ओके, अ, ठीक है, अब ओके, मैं सिर्फ कवर कर देता हूँ आपको, नेक्स्ट आप ठीक है, सुन ठीक है, सकते हो ठीक दोबारा। है, मशीन पे इशू आता है कि डॉकर जब चलाते हैं हाइपर भी एनेबल करते हैं तो मशीन बैठ जाती है उनकी ना, फाइन। कन्फ्यूजन सपोर्ट नहीं करती अभी मैंने ठीक है। डॉकर सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर दिया था पर मैंने उसकी इमेजेस वगैरह कुछ बना के नहीं देखी अभी। ओके ओके, ठीक है। एंड और अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मैं दो चीजें ही रह गई हैं। तो डॉकर कंपोज की बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि
अभी क्या होगा कि आपको कुछ भी मान लो कि हम कमांड बेस लिखते हैं जैसे डोकर रन आपको मान लो कि काफी सारी डोकर रन्स मान लो 100 चीजें आपको परफॉर्म करनी है, 100 कमांड्स आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। आप टेस्टिंग टीम पे भी लिखोगे, डेवलपमेंट टीम पे भी लिखोगे, आप प्रोडक्शन पे चीजें कुछ भी करनी है, तो हर जगह पे आप जाके वो काफी सारी कमांड्स को आप लिखने पड़ेगी, पढ़ना पड़ता है। तो डोकर कंपोज क्या करता है कि अगर आपको मल्टीपल कंटेनर्स रन करने हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट कमांड्स ना लिख के हम एक फाइल बनाएंगे, जैसे कोई भी YAML फाइल या JSON फाइल ही डॉकर कंपोज में होती है। तो उस फाइल में आप जो भी लिखते हो डॉकर कंपोज में, तो वो एग्जीक्यूट होगी और जिससे क्या होगा कि आपके जो भी कंटेनर्स होंगे जितने भी, वो सारे रन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी डॉकर कंपोज, मान लो ये मेरी डॉकर कंपोज फाइल होती है, ये मेरी YAML फाइल है। तो इसमें क्या करता हूँ कि जैसे मैंने सर्विसेज में मैंने 3 कंटेनर्स को मैंने चाहता हूँ मेरी 3 कंटेनर्स बने, तो मैंने बाय डिफॉल्ट एक-एक बार मैं रन करूँ तो मैंने यहाँ पे 3 कंटेनर्स जो बनेंगे उसका मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरे माई ऐप 1 मेरी होगी, उसमें मेरी इमेज ये होगी और इस पोर्ट पे चलेगी। ये मेरा डाटाबेस होगा, ये मेरी अलग से एक और मेरा फ्रंट एंड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं एक साथ चलाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं डॉकर कंपोज करूँगा और जब इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो जो मेरे बाकी जो तीनों कंटेनर्स होंगे वो एक साथ रन हो जाएँगे, रादर कि मैं एक-एक बार उसको रन करूँ। तो इसको आप डॉकर को आप भी कर सकते हो एक साथ डाउन भी कर सकते हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अगर मान लो कि आप चाहते हो ये मेरा डाटाबेस है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अभी काफ़ी सारा नेटवर्क आ गया, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे यूज़र आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको स्केल करना। तो आप सिंपली यहाँ पे जैसे स्केल लिखोगे, स्केल डाटाबेस इक्वल टू 4, तो ये आपके यहाँ पे 4 कंटेनर्स को बना देगी। तो जो भी आपका लोड मैनेजर होगा, लोड बैलेंसर जो होगा, वो डायरेक्टली उसमें शिफ्ट कर देगा वो अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा उसका। तो आप यहाँ पे 4 कंटेनर्स एक साथ मैंने यहाँ पे स्केल किया है, तो मेरे 4 मशीन्स यहाँ पे बन गई है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद डॉकर, ये मेरा डॉकर कंपोज था। उसके बाद आता है डॉकर वॉल्यूम्स। डॉकर वॉल्यूम्स आपके मीन्स डॉकर वॉल्यूम्स आपका एक फ़ोल्डर ही होता है, बट एज़ एन इसको वॉल्यूम की तरह लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि मान लो कि जब भी हम डॉकर में काम करते हैं, तो डॉकर में काम करते हैं कि जब भी हम हमारे कंटेनर्स बनते हैं, हमारा कुछ भी उसमें डाटा है, तो जब भी हमारे कंटेनर्स को आप मान लो कि जब तक तो वो रनिंग स्टेट में है, जब जब आप उसके रिमूव कर दो कंटेनर्स को, मान लो बाय डिफ़ॉल्ट बाय मिस्टेक या कुछ भी हो गया, तो वो जो डाटा होगा जो उसमें, वो हमारा लॉस्ट हो जाता था। तो वॉल्यूम्स ने क्या किया कि आप जो डाटा होगा, कुछ डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, आपने डाटाबेस बनाया है, जो आपके कुछ मान लो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो आपने कंटेनर्स पे आपने अपलोड हुए किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, आपके डाटाबेस हैं, आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स डाटा है, तो आप चाहते हो कि जब भी मेरे कंटेनर कंटेनर में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो वॉल्यूम्स क्या करे कि डाटा जो उसमें पड़ा हुआ है, वो मेरा कंटेनर्स खत्म होने के बावजूद भी वो मेरा वॉल्यूम्स में डाटा रहे। तो उसके लिए मैं डॉकर वॉल्यूम यूज़ करता हूँ। तो डॉकर वॉल्यूम क्या करते हैं कि अगर आपने 4 कंटेनर बनाए हैं, तो 4 कंटेनर्स के अंदर भी जो मेरा वॉल्यूम्स, जो मेरे फ़ोल्डर होंगे, उसको एक शेयर्ड फ़ोल्डर रहेगा। जो मेरा कंटेनर होगा, वो बाकी उसको यूज़ करेंगे। मतलब शेयरिंग कंटेनर होगा, शेयरिंग वॉल्यूम होगा, जिसमें मेरे बाकी जितने भी कंटेनर्स होंगे, वो सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी डाटा इसमें पड़ा होगा, वो सारे कंटेनर्स के लिए विज़िबल होगा। तो डॉकर वॉल्यूम में हम कंटेनर टू कंटेनर भी डाटा शेयर कर सकते हैं और इसमें नेक्स्ट आता है होस्ट टू कंट्रोलर। तो होस्ट टू कंट्रोलर में क्या होता है कि आप अपने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी आपका कोई फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, मान लो कि आपका कोई न्यू फ़ोल्डर बना पड़ा हुआ है, आपके उसमें कुछ भी इंडेक्स फाइल्स, कुछ भी डाटाबेस पड़ा हुआ है, तो आप वो कंटेनर के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। या कंटेनर्स में आप कंटेनर्स में काम कर रहे हो, आप कंटेनर्स में कुछ भी डाटा रखा है, तो ये भी मेरा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा होगा। तो जब आप कंटेनर आपका डिलीट होगा या कुछ भी होगा, तो जो मेरा डाटा होगा, अगर मैं वॉल्यूम्स यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरा डिलीट नहीं होगा। तो ये वॉल्यूम्स भी बेसिकली मेरे 3 तरह के वॉल्यूम्स होते हैं। तो फाइंड माउंट, नेम्ड वॉल्यूम एंड एनोनिमस। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, तो मेरे जिस यहाँ पे 3 तरह के वॉल्यूम्स हैं। अगर मुझे होस्ट टू अपना कंटेनर्स में अगर मुझे डाटा शिफ्ट करना है, तो मैं बाइंड माउंट यूज़ करूँगा। मीन्स मुझे यहाँ पे ये सिंपल एक कमांड होती है। आप यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे,
वॉल्यूम के बाद आप जो भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जो भी आपका सोर्स मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में जहाँ पे भी आपका पड़ा हुआ होगा, आप वो डेस्टिनेशन, वो सोर्स पाथ, और जहाँ पे आप कंटेनर में इसको यूज करना चाहते हो, आप वहाँ पे उसका आप यहाँ पे ऐप वो पाथ दे दोगे, तो आप होस्ट टू कंटेनर में कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है नेम्ड वॉल्यूम। तो नेम्ड वॉल्यूम में क्या होता है कि जैसे मैं अब यहाँ पे खुद भी अपने जो वॉल्यूम होगा वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे माई डाटा करके क्रिएट किया। तो जैसे ही मैंने माई डाटा करके डॉकर वॉल्यूम को क्रिएट किया तो क्या होगा, मेरा एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया, और इस वॉल्यूम को मैं किसी के साथ भी यहाँ पे जब भी मैं कंटेनर बनाऊंगा, जब भी मैं उसको रन करूंगा, तो ये मेरा इसके साथ शेयर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे माई डाटा, ये मेरा माई डाटा जो मेरा कंटेनर नेम होगा, मैंने ये दिया, और जिस कंटेनर के साथ मैं यूज करना चाहता हूँ उसका मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया। ये मेरा अब क्या करेगा, ये मेरा इसके साथ शेयर हो जाएगा। इसको मैं मल्टीपल कंटेनर्स के साथ भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और मान लो कि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, इस पे मैंने कोई नाम नहीं दिया, मैंने इस तरह से पाथ दे दिया, तो यहाँ पे एक अनोनिमस वॉल्यूम मेरा अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 तरह के वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट करता है। उसके बाद जैसे आता है मेरा नेटवर्किंग। तो अभी डॉकर नेटवर्किंग में क्या होता है कि जैसे हमारी कम्युनिकेशन होती है, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, सेम वैसे ही कम्युनिकेशन हमारी डॉकर में भी होती है। बट इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मीन्स मेरे पास कम्युनिकेशन है, मेरे पास ब्रिज कम्युनिकेशन है, ओवरले कम्युनिकेशन, इन दोनों पे ही बात करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मेरी AWS यहाँ पे मशीन थी, कुछ भी मशीन थी, उस पे मैं क्या किया, उस AWS मशीन पे मेरे 16 EC2 इंस्टांस, यहाँ पे एक EC2 इंस्टांस, 2 EC2 इंस्टांस, इस तरह करके 16 EC2 इंस्टांस पड़े थे, और उसका IP इस तरह से डिफाइंड है 1 से लेके 16 तक। तो यहाँ पे मेरी 16 मशीन्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है मान लो। तो ब्रिज में क्या होता है कि जब भी आप डॉकर कंटेनर बनाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि जब से ही आपने कोई कंटेनर क्रिएट किया, तो बाय डिफॉल्ट उसको एक IP जनरेट हो जाता है। और जब भी आप कम्युनिकेट करोगे कंटेनर टू कंटेनर, आपने पिंग करना है या कुछ भी करना है, तो आपको IP ही देना पड़ेगा। तो IP करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि जैसे जो मेरा कंटेनर है उसका एक नाम है, जैसे मेरा सेंटोस या यूबंटू है, तो ब्रिज नेटवर्क में क्या करते हैं कि आप यहाँ पे 2 तरह के नेटवर्क क्रिएट होते हैं। एक आपका होता है डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि जो आपका IP होता है वो अपने आप यहाँ पे बन जाता है। एक होता है आपका कस्टमाइज़, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो ब्रिज नेटवर्क को। तो मैंने कस्टमाइज़ किया, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कम्युनिकेशन होगी, जब मैं इसको पिंग करूँगा, तो वो मेरा सेंटोस, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी मैंने नाम दिया, मैं चाहता हूँ मेरा जब भी मैंने पिंग किया उस नाम के थ्रू, तो मेरा उसके साथ मेरा पिंग करे। तो ये मैं ब्रिज नेटवर्क के थ्रू कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पिंग किया यूबंटू पहले, जब मेरा ब्रिज मैंने अपना खुद का नेटवर्क नहीं बनाया हुआ था, खुद का ब्रिज नेटवर्क नहीं बनाया हुआ था। मैंने पिंग किया यूबंटू, यहाँ पे मेरा आ गया नेम और सर्विस नोट नाउन। फिर मैंने इसको पिंग किया IP के थ्रू। तो ये मेरा IP के थ्रू ये मेरा पिंग हुआ, तो ये मेरा एक दूसरे के साथ जो मेरी नेटवर्क कम्युनिकेशन थी वो मेरी शुरू होगी। तो फिर उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ा कि मैंने एक अपना खुद का यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया। मैंने किया डॉकर नेटवर्क क्रिएट नेट करके मैंने खुद का एक नेटवर्क बनाया। जैसे ही मैं ये नेटवर्क बनाऊंगा, तो उसको मैं असाइन कर दूंगा अपने इस कस्टम नेटवर्क के साथ। अगर मैं फिर अपने यहाँ पे नेम के साथ अगर मैं कम्युनिकेट करूंगा, तब मेरा पिंग होगा वो मेरा चल जाएगा। ये होता है आपका ब्रिज नेटवर्क में। और एक और चीज थी, ओवरले नेटवर्क। तो मोस्टली आपने काफी बार सुना होगा कि जैसे था मेरा भी डाउट कि मैंने आपके पास एक सर्वर पे आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है, तो आपके जैसे ही यूजर बढ़ते जाएंगे, तो आपको अलग-अलग मशीन्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं आप जियो मैच देख रहा हूँ, तो मेरे पास एक मशीन है, तो मेरे 2 करोड़ यूज़र आगे धोनी खेल रहा है। तो जो मेरी मशीन्स होंगी वो मेरी लगातार बढ़ती ही जाएँगी। तो
इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पे ओवरले नेटवर्क हमारा यूज़ होता है। जैसे मेरे पास एक एप्लीकेशन थी, मैंने सेम इसका ओवरले नेटवर्क का क्या काम होता है कि आप अपनी सेम एप्लीकेशन को जो आपने यहाँ पे होस्ट की है, वो आप मल्टीपल होस्ट पे भी आप चला सकते हो। आप सेम एप्लीकेशन हमारी सेम मेरी जियो क्रिकेट मैच यहाँ पे भी चल रहा है, सेम मेरा इस सर्वर पे भी चल रहा है और ये बाकी सारी सर्वर्स पे भी मेरा चल रहा है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही अब ये इस कंसेप्ट को आपको मल्टीपल होस्ट में अगर करना हो, तो उसके लिए आपका आता है ओवरले नेटवर्क। तो पहले हमने क्या देखा था, ब्रिज नेटवर्क। ब्रिज नेटवर्क क्या था, आपकी सेम होस्ट मशीन थी, वो कंटेनर्स उसके साथ, क्योंकि कंटेनर्स का जो बाय डिफॉल्ट आईपी होता है वो प्राइवेट होता है, तो ये प्राइवेट टू प्राइवेट मतलब अपने साथ ही बात कर रहे थे। अगर इसको होस्ट के साथ बात करनी है, मतलब दूसरे किसी EC2 इंस्टेंस के साथ बात करनी है, तो वो नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे कंसेप्ट आया ओवरले नेटवर्क का। जब हम ओवरले नेटवर्क यूज करते हैं, तब हम तो डोकर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये मेरा एक मल्टीपल, जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी मशीन्स कहीं पे भी पड़ी हुई हैं, अलग अलग मशीन्स है, तो ये बाय डिफॉल्ट डोकर पे एक ओवरले नेटवर्क बना देगा। तो ओवरले नेटवर्क आपको सेम ऐसे ही बिहेव करेगा कि जैसे आपके ये सारे जो मेरी मशीन्स हैं, ये जो सारे मेरे कंटेनर्स हैं, वो मेरे सेम होस्ट पे चल रहे हैं। तो ओवरले नेटवर्क में ऐसा ही होता है कि सेम होस्ट पे अब हमें अगर मल्टीपल एप्लीकेशन चलानी हो, तो वो चला सकते हैं। तो यही बेनिफिट है, और मल्टीपल मशीन्स हो सकती हैं। बस यही था आज के लिए। ठीक है सर। तो अभी Yeah, सेकंड thank you so much, हरीश। जी, अब बोर किया काफी। अच्छा, थैंक यू सो इसको मच। प्रैक्टिकली कब करेंगे? प्रैक्टिकली सर नेक्स्ट वीक।